बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पे। और मैं हूँ शिवानी सिंह बघेल। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी पोइट्री का जो चौथा चैप्टर है स्वदेशी, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि बद्री नारायण चौधरी जी के द्वारा रचित है। बद्री नारायण चौधरी को प्रेमघन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले प्रेमघन के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जीवनी से भी प्रश्न पूछता है। प्रेमघन भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। उनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर में हुआ था और निधन 1922 ईस्वी में हुआ था। एक काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे, एक प्रेरणाशील व्यक्ति मानते थे। वह निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना भी की। उन्होंने आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरज नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। उनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नामक से संग्रहित हैं। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य भी लिखा, जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। प्रेमघन ने काव्य रचना अधिकांशतः ब्रज भाषा और अवधी में की है, किंतु युग के प्रभाव के कारण खड़ी बोली का व्यवहार और गद्योन्मुखता भी साफ दिखाई पड़ती है। उनके काव्य में लोकोन्मुखता एवं यथार्थ परायणता का आग्रह है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया एवं साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया। प्रेमघन सर्वस्व से संकलित दोहों का या कुछ स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत है। इन दोनों में नव जागरण का स्वर मुखरित है। दोनों की विषय वस्तु और उनका काव्य वैभव इसके शीर्षक को सतर्कता प्रदान करते हैं। कवि की चिंता और उसकी स्वर भगिनमा आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। के द्वारा ये जो कविता लिखा हुआ है वो आज़ादी के पहले का लिखा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत 200 वर्षों तक इंग्लैंड का गुलाम था। अगर नहीं जानते हैं तो आज जान जाइए। और उनकी नीति भारत के शोषण करने की नीति थी। जो अंग्रेज चाहते थे ये भारत को पूरी तरह से शोषण करते थे, यहाँ के संसाधनों के साथ शोषण करते थे। क्या करते थे कि ये कच्चा माल जो होता है वो यहाँ से ले जाते थे और वहाँ से सामान चीज़ बनाकर यहाँ लाके महंगे दामों में बेचते थे। जैसे कि चीनी मिल के लिए गन्ना ले जाते थे, यहाँ से गन्ना ले जाते थे, वहाँ से चीनी बना करके यहाँ पे लाके महंगे दामों में बेचते थे। वस्त्र उद्योग के लिए रुई ले जाते थे, कागज बनाने के लिए बांस ले जाते थे। तो ये लोग इस तरह से भारत के संसाधनों का शोषण किए। और बता दें कि कवि जो है वो साम्राज्यवाद और सामंतवाद के विरोधी हैं। साम्राज्यवाद क्या होता है? साम्राज्यवाद में कोई राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। जिस तरह से इंग्लैंड अपने गौरव और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए भारत पे अपना अधिकार जमाया हुआ था, तो यही साम्राज्यवाद है। तो ये साम्राज्यवाद के विरोधी थे कवि। और सामंतवाद क्या होते थे कि जो सामंती लोग थे, जो जमींदार लोग थे, वो लोग भी अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे और वो लोग खुद भारत के होके उनके साथ मिलके भारतीयों का शोषण करते थे। और उनके पास पैसा होता था तो उनके बच्चे विदेश में पढ़ाई करते थे और जब वो आते थे तो वो भारतीयों से घृणा करते थे। भारतीय खुद को भारतीय कहने में लज्जा महसूस करते थे। तो इसी के बारे में पढ़ना है स्वदेशी चैप्टर में। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपने कविता प्रेमघन के द्वारा रचित जो पहली पंक्ति है वो है, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात। कवि प्रेमघन कहते हैं कि पराधीनता यानी कि गुलामी के कारण सब विदेशी वस्तुएं ही दिखाई पड़ती हैं। वस्तु भी विदेशी हो गया है और नर भी विदेशी हो गए हैं। गति रति रीत लखात, लोगों के चाल चलन रीति रिवाज सब बदल गए हैं, सब विदेशी हो गए हैं। भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। कवि बहुत दुख के साथ कह रहे हैं कि लोगों में भारतीयता की भावना मर गई है। देश प्रेम की भावना देश में कहीं भी दिखाई नहीं देती। अगली जो पंक्ति है उसमें कवि कह रहे हैं कि मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। कवि कहता है कि अब भारतीय मनुष्य को देखकर
मनुज मतलब मनुष्य। अब भारतीय मनुष्य को देखकर कोई भी पहचान नहीं पाता है, क्योंकि मुसलमान हिंदू किंधो के है ये क्रिस्तान, क्योंकि उनके बोलने का तरीका, रहन सहन, स्वभाव ही बदल चुकी है। भारतीयता कुछ नहीं दिखाई देती। मुसलमान और हिंदुओं का जो देश था वो अब ईसाइयों का देश बनते जा रहा है। कवि के द्वारा जो अगली पंक्ति लिखित है वो है, पढ़ी लिखी परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाव। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पढ़ी लिखी नहीं, पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए। कवि कहते हैं कि जो विदेश की पढ़ाई होती है उसको पढ़ के लोगों की बुद्धि भी विदेशी हो गया है। जो विदेश में पढ़ने गए उनकी बुद्धि इंग्लैंड वाली हो गई है, भारत वाली नहीं रही। चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए। जो क्या होता है कि आज लोग हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी को अच्छा समझते हैं और भारतीयों से ज्यादा अंग्रेजी लोग से मतलब रखते हैं, अपना लगाव रखते हैं। उनको जो है वो विदेश का चाल चलन रीति रिवाज बहुत अच्छा लग गया है, उनके मन को भा गया है। अगली जो पंक्ति है उसमें कवि कहते हैं कि ठटे विदेशी ठाट सब बन्यो देश विदेश। ठटे माने होता है अब जो यहाँ पर सब ठाट जो है वो सब विदेशी हो गए हैं, देशी नहीं रहे हैं, वो सब विदेशी हो गए हैं। अब ऐसा लगता है कि जैसा ये अपना भारत देश नहीं बल्कि विदेश है। सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस, और सपना में भी इसमें अगर भारतीयता नहीं है, देश प्रेम झलक जाए तो बड़ी बात होगी। सपने में भी देश प्रेम नहीं। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग। अब जो विदेश से पढ़ लिख कर भारत में आया वो तो हिंदी बोल सकता नहीं है, अब मिली हिंदू लोग, लेकिन भारत के सभी लोग हिंदी बोलने वाले हैं। अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, अंग्रेजी में ही भाषण देते हैं, अंग्रेजी खाते हैं, अंग्रेजी ही सोते हैं, उनका सब कुछ अंग्रेजी ही है। अंग्रेजी उपभोग, सब चीज अंग्रेजी का ही उपभोग करते हैं, सारी वस्तुएं जिसका उपयोग करते हैं वो सारी अंग्रेजी ही है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति। अंग्रेजी गाड़ी है, वाहन मतलब गाड़ी, अंग्रेजी गाड़ी है, अंग्रेजी तौर तरीका बसने का है, वेशभूषा रहन सहन सब अंग्रेजी बना लिया है। अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, चाह भी अंग्रेजी हो गया है, जो रुचि होता है वो भी अंग्रेजी हो गया है। गृह घर भी अंग्रेजी, पूरा वस्तु जो है वो सब अंग्रेजी हो गया है। सब वस्तु देश विपरीत, जो सब वस्तु है वो देश के विपरीत हो चुका है। आज सब देशी से विदेशी हो चुका है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात। कवि प्रेमखन कहते हैं कि हिंदुस्तान का नाम सुनकर अब ये लजाने लगते हैं। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, हिंदुस्तानी नाम सुनकर अब ये लजाने लगते हैं, अपने को हिंदुस्तानी कहने में संकोच करने लगे हैं, उनको लज्जा महसूस होने लगी है। भारतीय सब वस्तु ही सोये हाय घिनात, भारत की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब से ये लोग घिनाने लगे हैं, उनको लज्जा लगने लगा है अपने आप को भारतीय कहने में। अगली जो पंक्ति है उसमें कहा गया है कि देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल। देश नगर जितना भी है वो बानक बन गया है, यानी कि इनका जो वेशभूषा है, देश नगर सब बदल गया है, सब विदेशी हो गया है, सब अंग्रेजी चाल में रंग गया है, सब अंग्रेजी चाल में रंग गया है। हाटन में दिखहु भरा बसे अंग्रेजी माल, हाटन मतलब होता है बाजार, बाजार में चारों तरफ अंग्रेजी वस्तुएं ही दिखाई देती हैं, विदेश की वस्तुएं ही दिखाई देती हैं, बसे अंग्रेजी माल, और अंग्रेजी माल ही बस रहा है, वही दिखाई दे रहा है। पंक्ति में कवि नेता के बारे में बताया है जो कि कोट पहनकर नेता बनते हैं और देश संभालने की बात करते हैं। उनके बारे में बोले हैं कि जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली। कवि कहते हैं कि जिनसे संभलती नहीं है धोती ढीली ढाली, जिनसे ढीली ढाली धोती नहीं संभलती है, देश प्रबंध करेंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। जिससे ढीली ढाली धोती नहीं संभलती है वो देश का प्रबंध क्या करेंगे, वो देश को कैसे चलाएंगे।
कैसी खाम ख्याली, ये कैसी कल्पना है, ये कैसा ख्याल है, जिनसे ढीली ढाली धोती नहीं संभल रही है, वो देश को क्या चलाएंगे, वो देश को कैसे संभालेंगे। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि दास वृत्ति की चाह चहूं, दिसी चारहूं बरन बढ़ा ली। दास वृत्ति जो है वो चारों तरफ बढ़ गया है। चारहूं बरन बढ़ा ली, चारहूं बरन मतलब चारों वर्ण, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, सभी जाति के लोग करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानहु बने डफाली। लोग अपनी आजीविका के लिए खुशामद में, अपनी आजीविका चलाने के लिए अच्छे ढंग से झूठी प्रशंसा का ढोल पीटने लगे हैं। मानहु बने डफाली, डफाली बजाने लगे हैं झूठी प्रशंसा करके। इन नेताओं के, मानो जो है वो आज इन नेताओं की झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, डफाली जैसा बनते रहते हैं, बजाते रहते हैं। तो आशा है कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।